गुड मॉर्निंग। आज अपन 10th क्लास के साइंस का फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करने वाले हैं। थोड़ा सा इसके बारे में मैं आपको जानकारी दे देता हूँ कि 10th क्लास जो है आपके, इसमें 10th क्लास साइंस के अंदर क्या आपके फर्स्ट से लेकर फोर्थ जो चैप्टर है, ये 4 चैप्टर जो है आपके बायोलॉजी से है, जीव विज्ञान से है। देखो मैं आपको थोड़ी सी बता देता हूँ कि 10th क्लास के बच्चों को थोड़ा ऐसे पता होता है, फिर भी बायोलॉजी के कौन कौन से चैप्टर होते हैं उनकी बात देखो। फर्स्ट चैप्टर जो है आपके फूड एंड मानव हेल्थ, मतलब भोजन एवं मानव स्वास्थ्य, फूड एंड ह्यूमन हेल्थ, भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। दूसरा चैप्टर जो है आपके वो है मानव तंत्र। एक और थोड़ा सा चैप्टर का नाम बता देता हूँ, फिर इनकी बात करते हैं थोड़ा सा, फिर अपन चैप्टर स्टार्ट करेंगे। मानव तंत्र, ह्यूमन सिस्टम। और थर्ड जो है आपके, ये आपके इसका नाम है आनुवांशिकी, जिसे अपन बोलते हैं जेनेटिक्स। और तीसरा आपके फोर्थ चैप्टर जो है वो है प्रतिरक्षा तंत्र, इम्यून सिस्टम के बारे में। इम्यून सिस्टम और आपके जो अंगदान है, देहदान, उनकी बात करेंगे। तो ये चारों जो चैप्टर है ये आपके बायोलॉजी के। इसमें क्या पढ़ेंगे कि अपन को कौन सा भोजन करना चाहिए, कौन सी अच्छी आदतें होती हैं उनको अपनाना चाहिए। मतलब कहने वाले ये आपके जो चैप्टर लगाए गए हैं, इसका उद्देश्य ये नहीं कि आपके सब्जेक्ट के लिए या आपके मार्क्स के लिए जरूरी है, आपके नॉलेज इंप्रूवमेंट करेंगे कि ये जो होती है आपकी, इसमें अपन को किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, कौन सी चीज़ें अपने स्वास्थ्य वर्धक होती है, कौन सी आदतें होती है, अपना शरीर का सिस्टम कैसे काम करता है, उसको कैसे सुचारू रूप से चलाने के लिए अपन को क्या करना चाहिए, इनके बारे में जानकारी, जो भी भोजन संबंधित है, या कौन सी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, जैसे पानी कैसा पीना चाहिए, गुटखे नहीं खाने चाहिए, क्या नुकसान होता है, तंबाकू सेवन से क्या होता है, अफीम है, सबकी बातें करेंगे। मानव तंत्र के बारे में अपन पढ़ेंगे, जैसे अपना ह्यूमन सिस्टम है, अपना आपको पता है, जैसे अपने श्वसन तंत्र है, हृदय तंत्र है, पाचन तंत्र है, किडनी वाला सिस्टम है, ये कैसे काम करते हैं, इनमें किस प्रकार से एनर्जी मिलती है, कौन कौन से इसके भाग है, और किस प्रकार से क्या प्रोसेस रहता है भोजन का, पाचन जो कैसे होता है, मूत्र का निर्माण कैसे होता है, श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन कैसे अंदर लेते हैं, कैसे CO2 बाहर आती है, ये सभी चीज़ें अपन सेकेंड चैप्टर में पढ़ने वाले। अनुवांशिकी का मतलब होता है जेनेटिक्स। मतलब जैसे अपन माता पिता से जो आप देखते हो, किसी अपन जैसे कोई बच्चा बाहर जाता है, नैनीहाल गया, या वो फर्स्ट टाइम के पापा के नैनीहाल गया, तो बोलते तो उसका लड़का गया, मतलब क्या हुआ, उनको कैसे पता चला, वो तो आपसे फर्स्ट टाइम मिले, तो आपके माँ बाप के जो गुण आप में आते हैं, ठीक है, उसकी चर्चा ये सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने बताया, ये किस प्रकार से संभव हो पाया। जैसे आज अपन कहते हैं कि जैसे माता पिता होंगे वैसे उसी के गुण उनके बच्चों में आएंगे, ये सभी जो जानकारी है ये आनुवांशिकी। फिर नेक्स्ट है प्रतिरक्षा तंत्र, इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम के अंदर अपन पढ़ेंगे कि अपनी प्रतिरक्षा को कैसे बढ़ाया जाता है। प्रतिरक्षा मतलब आपको पता होगा कि अपने शरीर में एक नेचुरली एक ताकत होती है, सिंपल सी लैंग्वेज में, कि एक ऐसी क्षमता होती है जो किसी भी प्रकार का कोई जीवाणु, विषाणु और भी कोई जो सूक्ष्म जीव अपने शरीर में जब अटैक करते हैं तो उसे वो प्रोटेस्ट करता है अपने शरीर को। जब इसकी क्षमता कमजोर हो जाती है तब अपने पर वो जीवाणु, विषाणु हावी हो जाते हैं, अपन बीमार पड़ जाते हैं। तो उसके बारे में पढ़ेंगे, प्रतिरक्षा तंत्र क्या है, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो अपने प्रतिरक्षा तंत्र में योगदान देती है, हमको पता ही नहीं। जैसे अपन वो से ऐसे अपन बीमार कब पड़ते हैं, जब अपना प्रतिरक्षा तंत्र थोड़ा संक्रमित हो जाता है और अपन को बाहर से दवाई लेनी पड़ती है, वो वापस प्रतिरक्षा तंत्र को क्या कर देता है, सक्रिय कर देता है। इन सभी चीज़ों की जानकारी हम फोर्थ चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये आपके 4 चैप्टर जो हैं ये बायोलॉजी से रिलेटेड है। ये कितने नंबर के हैं उसकी बात कर दो। ये बायोलॉजी फर्स्ट चैप्टर जो है आपके, अभी जो आज शुरुआत कर रहे हैं, 3 दिन का है, लगभग 2-3 दिन में पूरा हो जाएगा। ये आपके 4th नंबर का है। बोर्ड एग्जाम, आपको पता बोर्ड एग्जाम है, जो बोर्ड के द्वारा नंबर ऑफ चैप्टर दिए जाते हैं, मार्क्स वो ही फिक्स रहता है। जैसे अभी आपको बताऊंगा, ये फर्स्ट चैप्टर में से अब की बार इस 2020 में जो पेपर हुआ था आपका, उसमें 4 नंबर के ही क्वेश्चन आए थे। कौन सा आए थे, चैप्टर पूरा होने के बताऊंगा और आपसे पूछूंगा, शायद आप बता देंगे आराम से क्वेश्चन। दूसरा है मानव तंत्र, ये आपके बायोलॉजी का 6 नंबर का चैप्टर, इसका मतलब एक बड़ा क्वेश्चन इस चैप्टर में से आएगा 4 नंबर का। उसके बाद आनुवांशिकी, जेनेटिक्स, ये आपके जो चैप्टर है ये वापस आपके 4 नंबर का है। और लास्ट वाला जो चैप्टर है ये आपके 3 नंबर का है। टोटल मार्क्स कितने हो गए, 4 और 6 10, 14 और 17। मतलब ये पूरी जो यूनिट है बायोलॉजी की, ये कितने नंबर की है आपके बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग, 17 नंबर की है। आप बिल्कुल जो भी रेगुलर क्लास आपकी आज से फर्स्ट वीडियो शूट कर रहे हैं, फिर आपको पता है कोरोना की बीमारी चल रही है, तो अपन को ये स्टडी ही अपनानी पड़ेगी, आपको पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो आप पिछड़ जाएंगे। तो ये जो 4 चैप्टर है, गारंटी देता हूँ आप एक बार बिल्कुल 4 चैप्टर को रेगुलर पढ़ लीजिए, आपकी कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी।
किसी भी प्रकार की, और 10th एग्ज़ाम में जो पढ़ाऊँगा उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे। मैं आपको डिटेल में पढ़ूंगा, एग्जाम ओरिएंट चीज़ भी बताऊंगा भी आपको ये चीज़ पढ़नी है, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन कैसे बनाए, सभी की अपन चर्चा करेंगे। तो आपको टेंशन का काम नहीं है, बिल्कुल एकदम बेझिझक पढ़ना है। तो आज अपन फर्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे जो आपका है फूड एंड ह्यूमन हेल्थ। 10th साइंस का फर्स्ट चैप्टर आपके बायोलॉजी से शुरू करेंगे, फिर नेक्स्ट धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। तो फर्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम आपको पता ही है कि भोजन व मानव स्वास्थ्य, भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। मार्क्स मैंने आपको बता दिया, ये चैप्टर जो है आपके 4 नंबर का है। 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 2 नंबर के 2 या 3 नंबर के 2 क्वेश्चन, जैसे अलग अलग फॉर्मेट्स में बन सकता है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। और अब देखो भोजन और मानव स्वास्थ्य की बात करते हैं। सबसे पहले भोजन, देखो इसमें क्या क्या पोषण की बात करते हैं। देखो पोषण क्यों आवश्यक है। अपन जितने भी मनुष्य है या कोई भी जीव जो सजीव है, सबको जीवित रहने के लिए पोषण की आवश्यकता है। पोषण का मतलब होता है अपन कैसे भोजन, जो अपन सुबह शाम दोपहर जो भी अलग अलग टाइम में लेते हैं, तो ये इसमें कौन से कंटेंट होते हैं, ये लेना जरूरी क्यों। पहली बात देखो, अपन को जीवित रहने के लिए, जैसे मैं भी बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, या आप किसी चीज़ को देख रहे हैं, या इधर अपनी क्लास सुना रहे हैं, सभी में ऊर्जा खर्च होती है। हर कार्य, आप जैसे रात को सपोज एक अपन रात को खाना खा के, जैसे दोपहर में मान लीजिए, सुबह तो आप काम करते हैं, स्कूल आते हैं या कहीं बाहर जाते हैं, थोड़ा बहुत खेलने कूदने जाते हैं, तो उसमें भी एनर्जी होती है। लेकिन आपको सपोज क्या होगा, आपने शाम को 7-8 बजे खाना खा लिया और आप सुबह उठते हैं 5 बजे 6 बजे 7 बजे, जो भी आपका रूटीन टाइम है, आप देखेंगे आपको उठने के 1-2 घंटे बाद में आपको भूख लग जाती है। तो आपने रात को कौन सा काम किया था, एनर्जी कहाँ खर्च हो गई। और आप मान लीजिए एनर्जी या भोजन जो है पोषण नहीं लेंगे तो आपके शरीर में एनर्जी नहीं जाएगी, तो क्या होगा आपको पता है। कभी कभी अपन भी उपवास कर लेते हैं, एक दिन शाम तक तो बहुत सी थकान सी महसूस होने लग जाती है। तो शरीर को हर कार्य को करने के लिए, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा, उसके लिए एनर्जी की जरूरी है, जो रेगुलर अपन को चाहिए, जिससे अपन उसको कार्य को कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि एनर्जी सोर्स क्या है। देखो मुख्य रूप से जो भोजन है, जो आप पोषण लेते हैं, उसमें मुख्य रूप से कौन कौन से कंटेंट है उसकी बात करेंगे। देखो पहला कंटेंट है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा आप वसा, तीसरा प्रोटीन है, या आप सेकंड प्रोटीन, थर्ड वसा, कोई भी एक बात है, और विटामिन्स है, खनिज लवण है, मिनरल्स बोलते हैं, आयंस है, ये सब आ जाएंगे। कार्बोहाइड्रेट क्या है, देखो आपके भोजन में मुख्य रूप से ये 3 कंटेंट तो होने ही चाहिए, होने तो सभी चाहिए। विटामिन्स की भी मात्रा कम होती है, ये भी जरूरी है। खनिज लवण है, आयंस है, इनकी भी मात्रा चाहिए, ये भी क्या है, जरूरी है। लेकिन मुख्य रूप से अपन बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन की। देखो कार्बोहाइड्रेट से अपन को ऊर्जा मिलती है, जैसे 1 ग्राम आपने कार्बोहाइड्रेट गेन किया, खाया, तो उससे आपको एनर्जी मिलेगी 4 किलो कैलोरी। और आपको जैसे प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन्स का जो 1 ग्राम आप लेंगे, उससे आपको एनर्जी मिलती है 4.2 कैलोरी, लगभग का मतलब थोड़ा सा 1-2 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है। और तीसरा है आपके फैट, वसा, और फैट व वसा से क्या होता है, इससे आपको 1 ग्राम से सबसे ज़्यादा एनर्जी मिलती है 9 किलो कैलोरी। मतलब ये ऊर्जा के सोर्स हैं। सबसे ज़्यादा ऊर्जा किससे मिलेगी, आपको वसा से मिलेगी, उसके बाद किससे मिलेगी, आपको सबसे ज़्यादा प्रोटीन से, और सबसे थोड़ा कम प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट बराबर है। कहने का मतलब आपके भोजन में कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, थोड़ी बहुत विटामिन आपको फल फ्रूट से, इनसे मिलते हैं। खनिज लवण, आयन से, ये अपने भोजन में होते हैं, फ्रूट्स में होते हैं, तो अपन को पूर्ति हो। लेकिन मुख्य रूप से अपन 3 लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है, जैसे गेहूं है, चावल है, जो भी आप बाजरा है, इसमें आपको कार्बोहाइड्रेट। फैट का मुख्य सोर्स है, जैसे ऑयल है, तेल है, घी है। प्रोटीन का जैसे दालें हैं, दूध है, दही है, आपके ये अंडा है, मांस है, मछली है, इनमें आपकी चीज़ें पाई जाती है। आपको रेगुलर अपना सिस्टम भी ऐसा बना हुआ है, जैसे आप रोटी खाते हैं तो कार्बोहाइड्रेट मिल जाता है आपको, आप घी खाते हैं फैट मिल जाता है, या ऑयल खाते हैं फैट मिल जाता है, दाल खाते हैं प्रोटीन, हरी सब्जियां खाते हैं प्रोटीन। तो ये अपने तीनों कंटेंट पूरे हो जाते हैं। और विटामिन अपने फल फ्रूट से, और जो भी है खनिज लवण है फल फ्रूट्स में, इनसे अपनी पूरी हो जाते हैं। जब तक ये चीज़ें मिलती रहेगी तो अपना क्या है, ये भोजन में मुख्य सहायक है। आपको इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं, मैं तो आपके एज ए नॉलेज के लिए बताया कि आपको याद करने की जरूरत नहीं है। ये आपकी चीज़ें मैं आपको ये बता रहा था, आपके पोषण में, आपके भोजन में क्या होना जरूरी है। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन और खनिज लवण, ये सभी पदार्थ हैं। तो ऐसे भोजन को कहते हैं संतुलित भोजन। वह भोजन जिसमें
भोजन वह भोजन या वह पोषक पदार्थ जिसमें सभी, देखो संतुलित भोजन क्या है, वह भोजन जिसमें सभी प्रकार के पोषक पदार्थ जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण व आयंस एक निश्चित अनुपात में उपस्थित हो तो उसे क्या कहेंगे, संतुलित भोजन। तो फर्स्ट डेफिनेशन अभी तो जो पढ़ाया उसमें उपयोगी है। संतुलित भोजन क्या होता है, तो संतुलित भोजन वह भोजन है जिसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व, कौन से, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, आयंस, ये सभी संतुलित मात्रा में उपस्थित है, एक निश्चित अनुपात में उपस्थित है तो उसे क्या कहेंगे अपन, संतुलित भोजन। मान लीजिए इसमें से एक या एक से अधिक कोई आपके भोजन में कम है, कार्बोहाइड्रेट नहीं है, मान लीजिए वसा नहीं है, प्रोटीन्स नहीं है, विटामिन नहीं है, खनिज लवण नहीं है, तो उस भोजन एक चीज़ नहीं पाई जाती, उस भोजन को क्या बोलेंगे, असंतुलित भोजन। भोजन का क्या हो गया, संतुलन बिगड़ गया, निश्चित अनुपात में चाहिए और ये रेगुलर चाहिए, अब नहीं है तो उसे क्या बोलेंगे, असंतुलित भोजन। तो दूसरी डेफिनेशन क्या आ गई, फर्स्ट संतुलित भोजन वह भोजन जिसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व ये सभी उपस्थित हो, संतुलित भोजन। इनमें से कोई भी एक नहीं हो या एक से अधिक नहीं हो तो उस भोजन को क्या कहेंगे, असंतुलित भोजन। अब दो परिभाषाएं हो गई, संतुलित भोजन और असंतुलित भोजन। तो पहला आपको बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग महत्वपूर्ण चीज़ क्या हो गई, संतुलित भोजन क्या होता है, डेफिनेशन एग्जाम में आ सकती है, नहीं आए तो नॉलेज के लिए भी जरूरी है, सिंपल सी बात है। और सेकेंड जो है आपके असंतुलित भोजन, इसकी डेफिनेशन मैंने आपको बता दी। अब तीसरा एक और वर्ड आता है जैसे बोलते हैं कुपोषण, नाम तो सुना होगा। कुपोषण का मतलब कतई ये नहीं होता है कि किसी व्यक्ति को भोजन नहीं मिलना, वो तो भूखमरी में आ जाएगा। कुपोषण का मतलब होता है कि ऐसा पोषण या ऐसा भोजन जिसमें जो भी ये पोषक पदार्थ हैं, कोई एक पोषक पदार्थ या एक से अधिक पोषक पदार्थ लंबे समय तक नहीं मिल रहे। मान लीजिए किसी व्यक्ति को फैट, प्रोटीन काफ़ी समय से नहीं मिल रही, महीने 2 महीने से 6 महीने से साल पर प्रोटीन ले ही नहीं रहा, तो उसे क्या कहेंगे, कुपोषण। फैट नहीं मिल रही है तो भी कुपोषण, और कार्बोहाइड्रेट नहीं मिल रहा एक, मतलब बाकी तो मिल रहा है, एक कंटेंट नहीं मिले, कोई भी एक या एक से अधिक लंबे समय तक, 1-2 दिन नहीं, लंबे समय तक नहीं मिले तो उसे क्या कहेंगे, कुपोषण का शिकार हो गया। मतलब अपन को आप स्वस्थ रहें, जीवन के सभी क्रिया संतुलित रूप से वो बीमार नहीं पड़े, इस सभी के लिए जरूरी क्या है कि जो आपके भोजन हैं या जो आप भोजन ले रहे हैं उसमें सभी पदार्थ होने चाहिए। भोजन में सभी की कमी हो गई तो उसे कुपोषण बोलते हैं। कुपोषण का मतलब कतई ये नहीं होता है किसी को भोजन नहीं मिला, भोजन नहीं मिलना एक अलग कंडीशन है। कुपोषण का मतलब जो आप भोजन ले रहे हैं उसमें पोषक पदार्थ हैं उनकी किसी एक की कमी हो जाती है, चाहे वो प्रोटीन हो, चाहे वो फैट हो, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, उसे क्या कहेंगे, कुपोषण। 3 डेफिनेशन मैंने बताई बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग। ये तीनों डेफिनेशन कौन सी है, फर्स्ट आपके प्रोटीन, आपके संतुलित भोजन इसे कहते हैं, मैंने आपको बताया था, वह भोजन जिसके अंदर सभी प्रकार के पोषक तत्व, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण सभी प्रेजेंट हो, उसे संतुलित भोजन। और इनमें से कोई भी एक नहीं हो वह संतुलित भोजन। और मान लीजिए कोई भी एक पदार्थ, चाहे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, इनकी लंबे समय तक कमी रहे अपने शरीर में, लंबे समय तक, उसे क्या कहेंगे, कुपोषण। तीनों में अंतर है, कोई भी कन्फ्यूजन की जरूरत नहीं है, पूरे हो संतुलित, एक या एक से अधिक नहीं हो असंतुलित, और एक या एक से अधिक पोषक पदार्थ लंबे समय तक नहीं हो, कुपोषण कहा जाता है। अब देखो कार्बोहाइड्रेट, वसा, देखो मैंने आपको बताया था एनर्जी लिखा हुआ है, सबसे ज़्यादा एनर्जी किससे मिलती है, फैट से। आपको फैट से मिलेगी, वसा से, घी तेल से। लेकिन आपको हाथों हाथ एनर्जी चाहिए इंस्टेंट, कि मैंने भाई 4 दिन से कुछ नहीं करा, हाथों हाथ एनर्जी चाहिए, तब आपको क्या चाहिए होगा, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। और फैट से आपको बाद में एनर्जी मिलेगी, एनर्जी आपको इंस्टेंट एनर्जी चाहिए हाथों हाथ, तो उसके लिए कार्बोहाइड्रेट एक अच्छा सोर्स है। यहाँ तक तो आपके मेरे हिसाब से चीज़ क्लियर हो गई होगी। 3 डेफिनेशन है, तीनों एग्जाम के अकॉर्डिंग महत्वपूर्ण है। अभी तो जो पढ़ा उसमें 3 चीज़ ही महत्वपूर्ण है। अब देखो विटामिन की बात करते हैं कि भाई इनकी बात होगी, इनके बारे में कि भाई ये चीज़ें होनी चाहिए, भोजन लेना चाहिए। मैंने आपको बता दिया कि कार्बोहाइड्रेट किस में पाया जाता है, वसा किस में होती है, प्रोटीन किस में होता है। पहले विटामिन की बात करेंगे, फिर खनिज लवण आयंस की बात करेंगे कि भाई इनकी कमी से क्या हो जाता है, नहीं लेंगे तो क्या होगा, तो उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। देखो विटामिन क्या है, बहुत ही कम मात्रा में चाहिए अपन को विटामिन। यदि किसी एक स्वस्थ व्यक्ति की बात करें तो बहुत ही कम मात्रा अपन को विटामिन की चाहिए होती है, लेकिन ज़रूरी है। नहीं मिलेंगे तो अभी देखो बात करते हैं किस किस प्रकार की बीमारियां हो जाती है शरीर में, क्या अनियमितताएं आ जाती है जिससे अपन ध्यान नहीं देते, इग्नोर करते हैं शरीर पे, तो उसका भी असर होता है। देखो विटामिन की बात करते हैं, सारणी बना लेते हैं, आपकी सारणी के अकॉर्डिंग समझाया, बिल्कुल ईजिली समझ लेते हैं। विटामिन का नाम, कमी से होने वाले रोग, और लक्षण क्या है, कैसे पता चलेगा कि अपन को कौन सी बीमारी होगी। तो पहले फर्स्ट पढ़ते हैं विटामिन ए।
विटामिन ए सिर्फ इतना सा ये नाम दे रखा, बाकी इसका एक अदर और नाम होता है रेटिनोल। आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। याद करें तो आगे काम ही आएगा बड़ी क्लासेज में, लेकिन किताब के अकॉर्डिंग चलना। मैंने आपको हमेशा एक ही चीज़ बोलता हूँ, चाहे बोर्ड क्लासेज के लिए ये कन्फर्म बोले, आपकी जो बुक में दिया उसे एक अक्षर भी बाहर नहीं मिलेगा आपको। तो अपन बुक का मैटर ही कवर कर लें तो अपने लिए सफिशिएंट है। इस चीज़ को भी ध्यान रखना, क्या वो पासबुक पढ़ ली, वो पढ़, कुछ भी नहीं पढ़ना है, ओनली बेसिक किताब से बाहर कुछ नहीं आना। इसका बिल्कुल अच्छे से दिमाग में सेट कर लीजिए आप। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग होता है। कौन सा रोग हो जाता है? रतौंधी। अभी बात करेंगे रतौंधी में क्या होता है। दूसरा है विटामिन, जिसे बोलते हैं B1 या विटामिन B12, और ऐसे बोले इसका नाम है थायमीन। अब देखो ये जो नाम है, थायमीन है, B1 है, B12 है, ये याद करने हैं। एग्जाम आ जाता है विटामिन B1 का नाम, वैज्ञानिक नाम क्या है, B12 का वैज्ञानिक नाम क्या है, या थायमीन का विटामिन प्रकार क्या है, ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं ध्यान में। और इसकी कमी से होता है आपके बेरी रोग। अभी पढ़ेंगे बेरी रोग क्या होता है। रोग तो याद करने ही करने हैं, महत्वपूर्ण है। दूसरा पॉइंट आता है विटामिन B2। इसका आप एक होता है विटामिन B3। B2 का नाम है आपका राइबोफ्लेविन। ये याद रखना जरूरी है, राइबोफ्लेविन। और B3 जो होता है इसका नाम है आपके नियासिन। ये नाम जरूरी याद है भाई, याद रखने हैं। ये एग्जाम पूछे जा सकते हैं B3 का वैज्ञानिक नाम क्या है, फिर क्या करोगे आप, कंपलसरी है। एग्जाम में क्वेश्चन इस सारणी से अब की बार भी बोर्ड में क्वेश्चन आया था, अभी बताऊंगा क्या क्वेश्चन आया था, आता ही आता है लगभग। ठीक है, राइबोफ्लेविन की कमी से, आपके विटामिन B की कमी से जो रोग होता है उसका नाम है राइबोफ्लेविनोसिस। और नियासिन की कमी से या B3 की कमी से होता है प्लेग्रा। देखो राइबोफ्लेविन है, इसको एक अदर नाम है किलोसिस। आपको याद नहीं करना है, इतना याद ही नहीं हो पाएगा, आपको करना ही नहीं है अदर नाम। और इसको बोलते हैं पेंटोथिकम। ये अदर नाम और भी हैं इनके, आप बड़ी क्लासेज में पढ़ेंगे, आपको लगेगा सर ने पढ़ाया नहीं, इसलिए थोड़ा सा बेसिक नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। और फिर विटामिन C, जिसे आप जानते ही हैं, स्कर्वी तो इसकी कमी से होने वाला रोग है। इसे बोलते हैं एस्कार्बिक अम्ल। हो गया। और लास्ट बचा विटामिन D, इसे बोलते हैं कैल्सीफेरॉल। और आप जानते हैं इसकी कमी से रिकेट्स। ये तो आप A, B1 और C और D तो ये तो आप पढ़ चुके हैं छोटी क्लासेज में। समझिए किसकी है? दो चीज़ की है, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम ही पढ़ रहे होंगे, 9th में डिस्कशन में छोटी क्लासेज में नहीं दिया होता है। विटामिन A, B और C, D यही पढ़ते हैं। आप आगे जाओगे E पढ़ोगे, K पढ़ोगे, B1 से लेकर B12 तक पढ़ोगे, तो ये बड़ी क्लासेज में थोड़ा बहुत बढ़ता जाता है। तो इनके बारे में पढ़ते हैं। देखो क्या, सबसे पहले विटामिन A रतौंधी में आपको पता है अंधकार में या प्रकाश में नहीं दी। ज़्यादातर तो क्या होता है, रतौंधी जो होती है अंधकार में नहीं देगा, अपन बोलते हैं रातिंदा, सिंपल सी लैंग्वेज है। अंधकार में दिखाई नहीं देता, कभी कुछ लोगों को प्रकाश में भी दिखाई नहीं देता है। तो ये हो गया इसका। बेरी में क्या होता है, हृदय की जो धड़कन है कम हो जाती है। नॉर्मली क्या होती है 72 होती है, उससे थोड़ी कम हो जाएगी। हृदय की धड़कन क्या हो जाती है, और मांसपेशियाँ कमजोर हो जाती है। मांसपेशियाँ मतलब जैसे आपको पता है, मैं आपको सिंपल सा, जैसे मेरा हाथ मूवमेंट हो रहा है या मेरा पैर मूवमेंट हो रहा है, इसके लिए मूवमेंट के लिए जरूरी क्या है, ये कंकाल तंत्र है। ये हड्डी यहाँ पे, ये हड्डी आपस में जुड़ी हुई है जॉइंट्स में एक निश्चित मूवमेंट होता है। ये इस प्रकार से पीछे मूवमेंट भी होगा। अब इस मूवमेंट को कराने के लिए मांसपेशियाँ होती है अपने शरीर में 639, ये मांसपेशियाँ इनको करती है। जब मांसपेशियों में खिंचाव हो जाता है, मांसपेशियाँ कमजोर हो जाती है, तो शरीर के अंग प्रॉपर मूवमेंट नहीं कर पाते हैं, जकड़न सी होने लग जाती है, दर्द होने लग जाता है, तो मांसपेशियाँ क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है। उसके बाद है आपके राइबोफ्लेविनोसिस, फिर एक और है प्लेग्रा स्कर्वी। देखो राइबोफ्लेविनोसिस में क्या होता है, मुख में जो होंठ होते हैं वो आपके क्या हो जाते हैं, फटने लग जाते हैं, किनारों से फटने लग जाते हैं। और एक पॉइंट ध्यान रखना, स्मृति भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और प्लेग्रा के अंदर क्या होता है, जो जीभ होती है और त्वचा जो होती है उसमें पपड़ियाँ बन जाती है, बताऊंगा थोड़ा सा, पपड़ियाँ बन जाती है। और स्कर्वी में क्या होती है, मसूड़ों से खून आने लग जाता है, और साथ में एक चीज़ और, शरीर पे चकत्ते बन जाते हैं।
चकते बन जाते हैं। और रिकेट्स तो आप जानते हैं, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है विटामिन डी की कमी से, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है, घुटने मुड़ जाते हैं, पास में आ जाते हैं, टकराने लग जाते हैं, पास आ जाते हैं। हाँ, तो थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं हल्का सा कि भाई विटामिन जो आपके ए है रतौंधी किसे मिलता है, गाजर है, इसमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, गाजर सर्दियों में आपको मिलती है, खानी चाहिए, विटामिन ए की पूर्ति पूरी होती है, इससे आपको कभी भी रतौंधी नहीं होगा, अंधकार में जो कम दिखाई देना है या धूप में जो कम दिखाई देना, ऐसी बीमारी नहीं होगी। दूसरा थायमिन, बेरी विटामिन, आपका थायमिन है B1 है या B12, इसकी कमी से बेरी रोग होता है, जैसे हृदय की धड़कन कम हो जाती है, मांसपेशी कम हो जाती है। ये किसे मिलेगा, आपके जितने भी है दूध दही है, फल फ्रूट है, सब्जियां हैं, अंडा है, मांस है, मछली, ये मुख्य सोर्स है, सभी विटामिन की पूर्ति इनसे लगभग हो जाती है। तो इसके बाद है राइबोफ्लेविन, जिसे बोलते हैं राइबोफ्लेविनोसिस, ये रोग हो जाता है। इसमें देखो यहाँ से मुख है, ये होठ है, यहाँ से ये फटने लग जाते हैं किनारे, ये ब्लीडिंग होने लग जाती है, खाने में प्रॉब्लम होती है। दूसरी चीज़ स्मृति कमज़ोर होती है, सोचने समझने की शक्ति है जो अपन याददाश्त से कमज़ोर हो जाती है। तो इसके लिए यही जो आपको ज़्यादा मुख्य रूप से जितने भी है आपको मांस है, मछली है, दूध है, अंडा है, अंडे के अंदर योग पाया जाता है वो है, फल फ्रूट है, हरी सब्जियां हैं, इनका सेवन करना चाहिए, जिससे विटामिन की पूर्ति पूरी हो जाती है। उसके बाद है नियासिन या विटामिन B3, जिसे प्लेग्रा हो जाता है। इसमें क्या होती है, जीभ त्वचा पे पट पे बन जाती है, जीभ पे इससे वाइट रंग का स्टिक्स आ जाती है, जिससे खाने में दर्द होता है। अपन जैसे खाना खाएंगे ज़्यादा हल्की सी मिर्च तेज है तो उससे भी दर्द होने लग जाएगा, त्वचा पे ब्लैक रंग की पपड़ियाँ बनने लग जाती है। तो ये भी एक आपको पता है, सभी क्या है, बीमारियाँ एक प्रकार की। उसके बाद आता है विटामिन सी एस्कॉर्बिक, जिसे कमी से कौन सा होता है, स्कर्वी। ये विटामिन सी का सबसे जितने भी खट्टे पदार्थ है, नींबू है, आंवला है, टमाटर है, इमली है, ये खानी चाहिए, जिससे विटामिन सी पूरा हो जाता है। स्कर्वी, इससे क्या होता है, मसूड़ा छूना आने लग जाता है। आपने देखा होगा ब्रश करते हैं दर्द होने लग जाता है, कभी कहते हैं मसूड़ा फूल जाता है, ब्रश आप 1-2 दिन नहीं करते हैं, बदबू आने लग जाती है। क्यों होता है, देखो सिंपल से अपन भोजन करते हैं, भोजन करेंगे तो खाना जो अपने दांत हैं वो पूरे एक शेप जैसे नहीं है, तो खाना इनमें कुछ रह जाता है। मॉर्निंग में अपन ब्रश करते ही हैं, कंपलसरी आदत बनी हुई, करना भी चाहिए। अब मान लीजिए आपने रात को खाना खाया, ब्रश करते नहीं है, मुंह को अच्छे साफ भी नहीं करते हैं, पानी पिया फ्री, अब रात भर मुंह में रहेंगे, बदबू मारेंगे, धीरे धीरे वो कीटाणु हैं, आपके जो जीवाणु हैं, विषाणु है, वो बढ़ते जाते हैं, मसूड़ों में प्रॉब्लम करते हैं, दांतों में प्रॉब्लम करते हैं, ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। तो ये सब किसकी वजह से होता है, मसूड़ों खून आना है। ये सिंपल सी बात है, आपकी क्या है, किसकी कमी से होता है, विटामिन सी की कमी से होता है। तो विटामिन लेना जरूरी है। लास्ट है विटामिन डी, रिकेट्स, विटामिन डी कैल्सीफेरोल है, इसका कमी से रिकेट्स होता है। और ये आपको विटामिन डी आपको होता है नेचुरली आपको सूर्य भगवान की मेहरबानी से मिलता है। धूप में बैठना चाहिए, पीठ पर धूप खानी चाहिए रोज, ताकि विटामिन डी पूरा हो। इसके साथ वही पदार्थ मैंने अभी आपको जो बताया वो भी लेना चाहिए। इसकी कमी से क्या हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है, हड्डियाँ कमज़ोर होने पर ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। हड्डी जैसे आप थोड़े से गिर गए नीचे कम ऊंचाई से तो भी हाथ फ्रैक्चर हो जाएगा, 5-6 मिनट तक बेड रेस्ट करो, फिर आपकी दवाइयाँ चलेगी कैल्शियम की। ठीक है, कैल्शियम जरूरी है इसमें। फिर उसके बाद घुटने पास के जैसे ये पैर है, ये मुड़ जाएंगे, पास में जाएंगे, फिर टच होने लग जाएंगे, चलने में प्रॉब्लम होगी। तो विटामिन अपने जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एग्जाम में क्या क्वेश्चन आया था अभी 2020 में, अभी जो आपके एग्जाम हुआ था मार्च के अंदर, उसमें आपके क्वेश्चन आया था कि विटामिन डी, साथ में नाम भी दे दिया था, किस्मत अच्छी थी, कैल्सीफेरोल दे देते ना, विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम, उसकी कमी से होने वाला रोग लिखिए। तो रोग तो लिख देते हैं, ये नाम नहीं होता। तो ये नाम जरूरी याद रखिए, वैज्ञानिक नाम है इनके, महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड के अकॉर्डिंग। तो ये क्वेश्चन तो आ गया, तो अगले साल से बोलते हैं भाई क्वेश्चन जो आगे नहीं आता, लेकिन फिर भी ध्यान रखें ऐसे क्रॉस मैच का क्वेश्चन आ जाए कि विटामिन एक तरफ लिख दिए, नाम मिलाइए, मैच कीजिए, इनके वैज्ञानिक नाम लिखिए। तो ये आपका पोर्शन जो है एग्जाम के अकॉर्डिंग या क्या एग्जाम के अकॉर्डिंग से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये हो गया आपके विटामिन का पोर्शन कंप्लीट। चलिए देखिए, समझ में आ गया होगा, वापस एक बार पढ़ लीजिए, इस वीडियो को वापस देख लीजिए। अगला अपन पढ़ते हैं कि भाई कुपोषण, कि भाई कुपोषण की बात करते हैं, कुपोषण से क्या रोग होते हैं उसकी बात करें। जैसे मान लीजिए अपने सिलेबस में प्रोटीन कुपोषण, यदि प्रोटीन की कमी हो जाए लंबे समय तक शरीर में, तो उसकी वजह से कौन कौन से रोग होते हैं। 2 रोग मुख्य रूप से अपने दिए हुए हैं, उसकी बात करें। मैंने आपको बताया था कुपोषण वह बीमारी है जिसके अंदर कोई भी पोषक पदार्थ, जैसे प्रोटीन का दिया है, तो प्रोटीन जब लंबे समय तक नहीं मिलता है तब कौन सा रोग हो जाता है, आपके कुपोषण हो जाएगा। तो कुपोषण में प्रोटीन कुपोषण की बात करें तो 2 सिलेबस में रोग दिए हुए हैं, उनकी बात करें, एग्जाम के हिसाब से महत्वपूर्ण है, क्या है उनकी बात करेंगे। प्रोटीन कुपोषण, पहला रोग का नाम है, दोनों साथ में पढ़ते हैं, क्वाशी और कोर। नाम थोड़ा सा बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सी परिभाषा है। एक होता है मेरेस्मस, इसका कुछ किताबों में नाम सूखा रोग भी कहते हैं। आपके मेरेस्मस दिया हुआ वो याद रखेंगे, मैं तो उधर आपकी नॉलेज के लिए लिख रहा हूँ, पढ़ रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं कोई दिक्कत नहीं। दोनों मेन क्या है, दोनों किसकी वजह से होंगे, प्रोटीन की वजह से होंगे। पहले क्वाशी और कोर की बात करते हैं। देखो सिंपल सी बात, ये बीमारी कहाँ पाई जाती है,
आपके सिलेबस में नहीं दिया, मैं आपको नॉलेज के लिए बताता हूँ। ये ज़्यादातर बीमारी जो देखी गई अफ्रीकी देशों में देखी गई। वहाँ पे क्या होता है लोगों, इसके दो कारण होते हैं मुख्य से। एक तो है कि जो महिला होती है वो बच्चों को जल्दी स्तनपान करना मतलब दूध पिलाना बंद कर देती है, तो उनके शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाती है। फर्स्ट पॉइंट तो ये। दूसरा, वहाँ पे लोग ज़्यादातर क्या खाते हैं, मक्का खाते हैं। मक्का खाने से मक्का में क्या होता है, एक अमीनो अम्ल नहीं पाया जाता, ट्रिप्टोफैन। आप पढ़ेंगे बड़ी क्लास में आएंगे कि अमीनो अम्ल मिलकर प्रोटीन्स बनाते हैं, तो अमीनो अम्ल होता है, ट्रिप्टोफैन नहीं होता। उसकी वजह से प्रोटीन की कमी हो जाती है, और प्रोटीन की कमी होने की वजह से ये बीमारियां देखी जाती हैं। ये आपकी नॉलेज के लिए, आपकी किताब में से कोई डिस्क्रिप्शन नहीं दिया, मैं तो आपके एज ए नॉलेज के लिए बता रहा हूँ भाई ऐसा क्यों होता है, आपको किसी बच्चे को इंटरेस्ट हो कि भाई ये चीज़ क्यों होती है, उसके लिए बता रहा हूँ। बाकी अपना टू द पॉइंट पर आते हैं कि वे क्वाशियर और को रोग, मेरेस्मस रोग क्यों होते हैं। लंबे समय तक जब बच्चों के भोजन में क्या हो, ये बच्चों में ही होती है, ध्यान रखना, 1 से 3 वर्ष के बच्चों में बीमारी पाई जाती है क्वाशियर और को। और ये जो बीमारी होगी ये 1 वर्ष से भी कम बच्चे में होगी, 1 वर्ष से कम, और ये 1 वर्ष से 3 वर्ष के बीच में, ध्यान रखना। पहली बात, दोनों में ये अंतर हो गया। अंतर भी बताऊँ, 2 अंतर है मुख्य रूप से, ठीक है। अब क्वाशियर और को रोग में क्या होता है कि भाई प्रोटीन की कमी होगी, तो इससे क्या होगा, लक्षण देखो, लक्षण नहीं पता चलेगा अपन को तो कि बच्चे में क्या होगा। बच्चा एक तो क्या हो जाएगा, चिड़चिड़ा हो जाएगा, चिड़चिड़ापन, ठीक है, और शरीर कमज़ोर हो जाएगा, पेट जो है वो बाहर निकल जाता है, फूल जाता है। मुख्य पॉइंट ये ध्यान रखना इसका। और जो आपके बाल है वो झड़ने लग जाते हैं, बस ये पॉइंट कि चिड़चिड़ापन स्वभाव हो जाता है, शरीर कमज़ोर होता है, त्वचा पे पीली, जो त्वचा है वो ध्यान के लिए, त्वचा जो होती है वो पीली पड़ जाती है, चकत्ते बन जाते हैं या सूख जाती है। कि त्वचा पीली पड़ जाती है, सूख जाती है, ये लक्षण हो गए। अब देखो मेरेस्मस में क्या है, पहली तो अंतर ये 1 से 3 वर्षों के बीच में होगा, ये सिर्फ इसमें होगा 1 वर्ष से कम बच्चों में होगा। दूसरी चीज़, इसमें एक चीज़ जानना है, ये तो प्रोटीन की कमी से होता ही होता है, दोनों, ये तो प्योर प्रोटीन की कमी से। इसमें एक चीज़ साथ में ऊर्जा, कि प्रोटीन के साथ जब ऊर्जा की कमी हो जाए तो मेरेस्मस रोग होगा। ये ध्यान रखना, 2 चीज़ अंतर, इसमें प्रोटीन भी है, ये प्रोटीन, लेकिन साथ में ऊर्जा। ऊर्जा में आप क्या ले सकते हैं, ऐसे भी कह सकते हैं, प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट, तो ये कार्बोहाइड्रेट भी ऊर्जा का सोर्स है, भी बताया था। वसा है, ये भी ऊर्जा का स्रोत है, ये भी आपको बताया था साथ। जब इनकी कमी हो जाती है तो मेरेस्मस रोग होता है। पहला अंतर जो होगा, ये 1 से 3 वर्ष के बच्चों में होता है, ये 1 वर्ष से कम बच्चों में। दूसरा अंतर, ये सिर्फ प्रोटीन की कमी से होता है, ये साथ में किससे होता है, प्रोटीन और ऊर्जा की कमी से होता है। इसमें क्या होगा, वही कि बच्चा जो होता है वो कमज़ोर हो जाता है, कांतिहीन हो गया, आपके आंखें जो धस जाती है, अंदर चमक नहीं रहती आंखों में, आंखें धस जाती है, डरावना सा लगने लग जाता है, शरीर दुर्बल हो जाता है, पेट बाहर नहीं निकला होगा, यहाँ पे देखो लिखा हुआ पेट फुला हुआ होता है, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। मतलब हाथ पैर, वो पैर है जो कमज़ोर हो जाएंगे, हड्डियाँ एकदम पसलियाँ बाहर दिखने लग जाएगी। ये सभी लक्षण किसमें है, मेरेस्मस। और इसमें एक चीज़, बाल नहीं झड़ते हैं, ऐसा कुछ लक्षण नहीं होता है। त्वचा पीली सूखी हो जाती है लेकिन बाल नहीं झड़ते हैं। ये 2-3 अंतर इनमें। पहला अंतर क्या है, ये 1 से 3 वर्षों के बीच जो बच्चे होते हैं ये 1 वर्ष से कम, ये सिर्फ प्रोटीन की कमी से, ये प्रोटीन और ऊर्जा की कमी से। दूसरा, इसमें चिड़चिड़ापन, शरीर कमज़ोर, पेट फूल जाना। इसमें पेट फूलने जैसा नहीं होता, आंखें जो होती है वो कांतिहीन, चमक कम हो जाती है, शरीर कमज़ोर हो जाता है, मांसपेशियाँ दुर्बल हो जाती है, पसलियाँ बाहर निकल जाती है, और बाल जड़ने वाला सिस्टम इनमें नहीं पाया जाता है। तो ये हो गया आपके क्वाशियर और कोर और मेरेस्मस रोग में अंतर मुख्य रूप से। बाकी अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, यहाँ तक आप पढ़ लीजिए एक बार, बाकी आगे बात करेंगे।